हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हैं सभी दोस्त? चलिए भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों भाई, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है। सोचिए, आप लोग 96% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 500 व्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो लगभग उसमें से 470 व्यू, 460 व्यू ऐसे हैं जो वहाँ पे 460 क्या लगभग 96%, तो 4% लगभग 480 व्यूज़ ऐसे हैं जो लोग सब्सक्राइबर देखते ही नहीं हैं, वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। जो अनसब्सक्राइबर लोग हैं वो 96% लोग हैं। दोस्तों, तो देखिए भाई, ये तरीका गलत है। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए, और वीडियो को देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और सभी लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों भाई, सब्सक्राइब कर लो, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो जिससे सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बहुत कम लोग जो है सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, और जो लोग नहीं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए देखिए, पहला जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सामान्य जागरूकता का सेशन 2 का। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है? ठीक है, देखो, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा है, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें से भी एक गंगा है, ठीक है। फिर इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक। गंगा में जो है उत्तर की ओर से आकर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यमुना, रामगंगा, ताप्ती, कोसी, गंडक, घाघरा आदि, ठीक। तो उसने क्या कहा? उत्तरी तरफ कौन सी नदी उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो आपको अभी क्या बताएं? यमुना, रामगंगा, ताप्ती, कोसी, गंडक, घाघरा। तो इसमें से गंडक नदी जो है कौन सी हो जाएगी? वो गंगा के उत्तरी साइड से मिलने वाली प्रमुख नदी हो जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, 2525 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? गंगा नदी की, ठीक है। चलिए 42 नंबर देखिए। 42 में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायता मिलती है? चलिए, सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन। तो जो हार्मोन जो है तनाव से मुक्त करने के लिए सहायक होता है वो सेरोटोनिन होता है। कौन सा होता है? सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे नींद चक्र, भूख और जो पाचन की क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर 92 नंबर देखिए, सॉरी 43 नंबर देखिए। 1982 में के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, जो 82 में जो एशियाई खेल होते हैं ये 9वें एशियाई खेल थे, ठीक है। चलिए, किसने ये मेजबानी की थी? सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया? तो किसने इसकी जो है मेजबानी की थी? तो दोस्तों, भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। और 1951 के बाद में दिल्ली में जो है दूसरी बार इन खेलों का आयोजन हुआ था। चलिए, ये सेकेंड टाइम थे भारत में। चलिए 44 नंबर देखिए। धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित होती है? तो उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात या असम? तो जो धनु यात्रा जो खुली रंगशाला जो है ये कहाँ आयोजित होती है? उड़ीसा में आयोजित होती है। चलिए 45 नंबर देखिए। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नीट का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है नीट की? ठीक है, ये नीट लिखा है यार। इसमें एक चीज ये बताओ, यहाँ पे तो सब जगह पे एफ आ जाएगा, तो ये नीट नहीं, ये नेफ्ट लिखा होगा। सॉरी, ये नेफ्ट है, NEFT। क्या है ये? NEFT। ये नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपको ये देखिए फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सही मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर इन्होंने मिसप्रिंट दे रखा है, नीट नहीं नेफ्ट है। चलिए 46 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पंकज अडवाणी, प्रजनेश गुणेश्वरन, बिमल कुमार और शरत अंचत। देखो, जब स्नूकर की बात आती है तो प्रेजेंट टाइम में स्नूकर में सबसे बड़े खिलाड़ी जो है अपने इंडिया के वो पंकज अडवाणी ही हैं, ठीक। 47 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? कन्नड़, उड़िया, पाली या तेलुगु? देखो,
कन्नड़ भी दे रखी है, उड़िया भी दे रखी है और तेलुगु भी दे रखी है। ये पाली भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। बाकी पाली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पवित्र होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब कंप्यूटर को इनपुट देता है, ठीक। और वो किसी ना किसी डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। तो वो डिवाइस पूछी जा रही है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो हेडफोन्स, हेडफोन से क्या होती है, आवाज हमारे कानों तक आती है, तो यानी कि अंदर की चीज बाहर आ रही, तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक तरीके की टीवी होती है। टीवी पे क्या होता है, प्रोजेक्टर जो है एक पर्दा तरह होता है, उस पे सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब प्रोजेक्टर पे हमको चीज दिख रही है, तो वो भी आउटपुट हो गया। फिर साउंड कार्ड, ठीक है। अब साउंड कार्ड भी क्या होता है, वो साउंड के लिए होता है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और फिर बचता क्या है, वेबकैम। वेबकैम क्या काम करता है कि वो हमें कैप्चर करता है और टीवी पे दूसरे साइड पे भेजता है, तो ये कैप्चर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही तरीके हैं आपको पढ़ने के, कुछ चीजें आपको अपने साथ में लगानी पड़ती हैं, जोड़नी पड़ती हैं, जिससे आपको चीजें पता चल जाएं। चलिए 49 में क्या लिखा हुआ है, दाईं फुसफुस धमनियां होती हैं। जो दिल होता है, दिल में दो तरीके की धमनियां होती हैं, एक बाईं जो दाईं फुसफुस धमनियां और बाईं फुसफुस धमनियां। तो देखो जो दाईं फुसफुस धमनियां होती हैं वो होती हैं क्या, बाईं की तुलना में लंबी होती हैं, बाईं की तुलना में चौड़ी होती हैं, बाईं से छोटी होती हैं, बाईं के आकार में समान होती हैं। नहीं दोस्तों, बाईं के आकार में तुलना में ये लंबी होती हैं। क्या होती हैं, ये दाईं फुसफुस धमनियां जो होती हैं, दाईं फुसफुस धमनियों की तुलना में लंबी होती हैं। चलिए फिर देखिए 50 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दाचीगाम है, दुधवा है, हेमिस है और वन विहार है। तो ये उत्तर प्रदेश में दुधवा जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ये आपको मिल जाएगा यूपी में, ठीक है। और इसको 1861 में आरक्षित वन के रूप में घोषित कर दिया गया था। और ठीक है, और इसको 1977 में सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में इसको 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया गया था, ठीक है। जो उत्तराखंड बना था उसके बाद में ये कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। चलिए 51 नंबर देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित द्वीप जो है वो कौन सा है? चलिए देखिए, चोराओ है, दीवर है या कच्छथीवु है, इल्हा द ग्रांड है। तो देखो जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित द्वीप है वो कच्छथीवु है। कौन सा है? कच्छथीवु है, ठीक है। ये जो कच्छथीवु द्वीप जो है वो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेल्फ द्वीप के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो मतलब कह सकते हैं कि कब्जा जो है, या ये कह सकते हैं किसके अंडर में आता है, तो ये श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। श्रीलंका ही इसके ऊपर सब देखभाल श्रीलंका की है। चलिए 52 नंबर देखिए, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो करंट को ये आपको जो स्टैटिक जीके होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए देखिए मैं प्रैक्टिस सेट रोज करा रहा हूँ, बट आपके व्यूज डेली के डेली मतलब डाउन होते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए व्यूज कोशिश ये कीजिए कि थोड़े से व्यूज आप लोग भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्या हो जाएगा, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? तो सीता देवी, शशिकला देवी, महासुंदरी देवी और गंगा देवी। तो जो मधुबनी कलाकार जो थे ये कौन थी? ये सीता देवी थी, ठीक है। और जो बिहार रत्न पुरस्कार है वो बिहार की जो सरकार है वो संस्कृति व समाज के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए इनमें कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मौजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, अगत्ती द्वीप या भवानी द्वीप। तो देखो इसमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, तो ये माजुली द्वीप है, जो कि 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक। 1250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये असम की ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है असम में, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, नदी द्वीप है ये। चलिए यूनिसेफ की स्थापना पूछी गई है, कब किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1948, 1946, 1945 और 1949। तो देखो जो यूनिसेफ की स्थापना थी
जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो बच्चे प्रभावित हुए थे और माताएं जो प्रभावित हुई थीं, उनको राहत देने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो है 1946 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? ठीक, न्यूयॉर्क में है। चलिए 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? चलिए देखो 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद में भारत में जो है ये भारत सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने एक अधिनियम पारित कर दिया था जिसको 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है कहा जाता था, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1858 में जो है भारत अंग्रेजों के पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका था। ठीक, चलिए फिर 56 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो देखो निम्नलिखित में वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिक में अपने कार्यों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें को क्या था 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए। 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सतलुज, ब्यास, कृष्णा या रावी? तो दोस्तों देखो जो जितनी भी नदियां यहाँ पे दे रखी हैं तो बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है, तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी सतलुज, ब्यास और रावी ये आपकी जो है ये कहाँ पे गिर जाती है? ये बे ऑफ बंगाल और दूसरा क्या होता है, अरे यार क्या नाम है उसका, चलिए मुझे यकले भी याद ही नहीं आ रहा। जैसे इस तरीके से होता है तो इस साइड जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है और इस साइड जो है अरब की खाड़ी है शायद, हाँ अरब की खाड़ी में गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं? अरब की खाड़ी में गिर जाती हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? नामित लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आपको भी पता है कि जब भी राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति किसी वजह से कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति अपने पद का वहन ना कर पाता है, तब कौन आता है? तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर राष्ट्रपति का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये होता है कितना है? मैक्सिमम 6 महीने ही वो रह सकते हैं। ठीक है, इस अवधि में जो है चुनाव कराना जरूरी हो जाता है, फिर चुनाव कराने पड़ जाएंगे, आपको राष्ट्रपति चुनना पड़ जाएगा। चलिए 59 नंबर देखिए, नाम द्रोलिंग यानी कि वायला कुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? तो जो नाम द्रोलिंग यानी कि वायला कुप्पे मठ जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये मैसूर जनपद में पड़ता है कर्नाटक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? चलिए देखिए किसको परास्त किया था। तो चिन्हट का युद्ध था, किंतूर का युद्ध था, नजफगढ़ का युद्ध था या सारागढ़ी का युद्ध था? देखो सारागढ़ी का युद्ध जो था वहां पे तो अफगानियों के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था, तो दोस्तों ये जो है ये चिन्हट का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये लखनऊ वाला चिन्हट मत समझ लीजिएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह धातु है या सामान्य ताप पर एक ठोस है या सामान्य ताप पर एक द्रव है या सामान्य ताप पर एक गैस है? तो देखो जो ब्रोमीन होती है ये सामान्य ताप पर एक द्रव के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ठीक है, और ये हैलोजन समूह का सबसे हल्का तत्व भी है। इसका गलनांक कितना होता है? -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए घर पे कुछ मेहमान लोग हैं तो ये शोर शराबा थोड़ी सा वहीं से आ रहा है। चलिए 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1793 में कार्नवालिस कोड यानी कि कार्नवालिस संहिता लागू किया गया था। 1776 में बॉम्बे के थाने के लिए पहली रेल सेवा शुरू की गई थी। 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था। अच्छा भाई, तो देखिए यहाँ पे जो 1793 में कार्नवालिस कोड यानी कि कार्नवालिस संहिता को लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही था। इसमें 48 नियमों को संकलन किया गया था। ठीक है, इसमें जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी न्यायपालिका के न्यायालयों में सेवा करने के लिए कार्नवालिस कोड की शुरुआत की गई थी। बाकी आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन सेवा जो है कब स्टार्ट हुई थी, किस सन में स्टार्ट हुई थी? मुझे आप इसका सन जो है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहली रेल सेवा जो है किस सन में स्टार्ट हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जिसकी दूरी 36 किलोमीटर थी। सन आप लोग जो है ईयर है, किस ईयर में स्टार्ट होता है? इन विच ईयर ट्रेन विल स्टार्ट इन टू मुंबई टू ठाणे, तो वो जो है किस ईयर में स्टार्ट हुई थी वो आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। चलिए 63 नंबर देखिए, न्यायमूर्ति अमर अता बंदियाल ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 फरवरी 2022 को शपथ ली? अच्छा, न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल, तो इन्होंने जो है किसके रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान या सऊदी अरब। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के जो है न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है 2022 में। चलिए 64 देखते हैं। 64 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने ऑनलाइन चैंपियनशिप विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर फरवरी 2022 में शानदार जीत हासिल की है? तो विश्वनाथन आनंद, अब तो खैर ये नहीं जीतते हैं, खैर इनसे तो बहुत दिन से नहीं जीतते हैं। गुप्त, अभिजीत, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम। तो ये रमेश बाबू, प्रज्ञानंद जो हैं, इन्हीं ने जो है इनको ऑनलाइन गेम में जो ये मैग्नस कार्लसन इसको हराया है। ठीक है, ये 5 बार के विश्व चैंपियनशिप केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जिसने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है, एक तो विश्वनाथन आनंद और दूसरे रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चलिए 65 देखिए, 65 क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड की उद्यम संस्थान योजना ERP प्रणाली का उद्घाटन फरवरी 2022 में किया है? तो प्रहलाद जोशी, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला। तो कौन है ये? प्रहलाद जोशी हैं। ठीक, प्रहलाद चचा। प्रहलाद चचा कौन है? कमेंट करके बताइएगा। प्रहलाद चचा जो मैंने यूज किया है, ये प्रहलाद चचा किसके लिए यूज किया गया है, कहाँ पे, किस जगह पे आपने इस चीज़ को सुना है? चलिए अब सेकंड पोर्शन आते हैं। सेकंड पोर्शन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलती है और कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है। चलिए 66 में लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। हिज जोक फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। उसका जोक जो था बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बेकार हो गया, जिसमें उस किसी को हंसी नहीं आई, इस तरीके की बात थी। ठीक है, ऑडियंस में जो है उसका जो जोक था वो क्या हो गया, जो उसने सोचा नहीं था वैसा हो गया, यानी कि वो सोच रहा था कि इस पे लोग हंसेंगे, उसको वो नहीं हंसे, तो क्या हो गया, तो वो फेल हो गया। तो क्या हो जाएगा? डीपली टच, बिल्कुल नहीं। फिर क्या लिखा? फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। हाँ, उसको इफेक्ट जो देना था वो इफेक्ट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 67, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्टेड समथिंग स्पेशली अ जॉब। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्टेड समथिंग स्पेशली अ जॉब। देखो कोई ऐसा मतलब कोई इंसान जो कि फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है समथिंग यानी कि स्पेशली जॉब के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको अप्लीकेंट कहते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये फॉर्मल जो है रिक्वेस्ट ही होती है, फॉर्म भरना एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जॉब के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेंट, प्रार्थी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना है यानी कि विलोम। वियर्ड, वियर्ड का मतलब क्या होता है? वियर्ड का मतलब होता है अजीब या विचित्र। अजीब
या विचित्र। ठीक, फिर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? साधारण या मामूली। फिर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो असामान्य होता है, असाधारण होता है। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट या प्रत्यक्ष। और वाइड, वाइड तो मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है? चौड़ा होता है। तो अजीब, विचित्र, तो उसका क्या मतलब होगा? जो अजीब सा दिखने वाला विचित्र होगा तो वो क्या होगा? उसकी जगह पे नॉर्मल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एंटोनियम पूछा गया है, सिनोनियम। अगर सिनोनियम पूछा जाता तब आपको यहाँ पे एबनॉर्मल यूज कर सकते थे हम लोग। चलिए 69, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। द पैसेंजर्स वेटेड, किसका वेट कर रहे थे? द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। अच्छा, जो लोग बैठे हुए थे वो लोकल जो ट्रेन थी उसके लिए इंतजार कर रहे थे। तो क्या धैर्यपूर्वक इस्तेमाल कर रहे थे, धैर्यपूर्वक जो है उसका इंतजार कर रहे थे, तो पेशेंटली हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अपेरेंटली लिखा हुआ, अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, फिर क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसीडरेबली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि कंसीडरेबली का मतलब होता है काफी, मतलब काफी या बड़े पैमाने पर। ठीक है, फिर सिमिंगली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मालूम होता है या प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चनेबली जैसे क्वेश्चन से बना हुआ है तो यानी कि संदेहास्पद रूप या आशंका के साथ। ठीक, फिर अनलाइकली लिखा हुआ है तो इसका मतलब संभावना नहीं है या असंभाव्य, जो अचानक से हो जाए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से सिनोनियम चाहिए है, तो सिनोनियम के लिए इसका यहाँ पे सबसे एग्जैक्टली वर्ड क्या हो जाएगा? तो बी वाला आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? प्रत्यक्ष रूप से। तो सिमिंगली का मतलब मैंने क्या बताया था? मालूम होता है या प्रतीत होता है। तो प्रतीत होगा तभी जब वो सामने होगा। ठीक है, चलिए 71 में देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनविटेशन लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, पोसेसाइशंस लिखा हुआ है, इरिटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो इसमें थर्ड नंबर पे पोसेसाइशंस लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग होती है कि POSSESSIONS। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल एस बना है यहाँ पे एक एस और बना लीजिएगा, आपका ये मिस स्पेल नहीं रहेगा। चलिए 72 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड जो दे रखा है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना। फिर एड्यू, एड्यू का मतलब क्या होता है? विदाई। ठीक है, या विदाई के टाइम पे जो बोला जाने वाला शब्द, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध या रोकना। ठीक है, क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। और इनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो सिनोनियम चाहिए तो रोकना, रोकना का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोहिबिटेड हो जाएगा। इसका मतलब होता है निषेध करना या रोकना। ठीक, चलिए select the option that can be used as a one word substitution in the given group of word. A new project or business activity involving some risk। जैसे कोई भी आप नया प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नई एक्टिविटी ही कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ रिस्क हो, तो उसको क्या कहते हैं? पहला लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वेंचर। ठीक है, फिर एक्स्ट्राप्रेन्योर, फिर टैबो। तो देखो जो जिसमें आप कोई बिजनेस या कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसमें कुछ रिस्क होता है तो उसको वेंचर कहते हैं। ठीक है, देखिए मुझे अभी खैर इसकी तो हिंदी तो नहीं याद आ रही है, बट मुझे ये याद है कि इसको वेंचर कहते हैं, बट मुझे इसकी हिंदी नहीं अभी एग्जैक्टली याद आ रही कि इसकी वेंचर की हिंदी क्या होता है। चलिए जिसको भी याद हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो थिक एज थीव्स, इसका मतलब क्या होता है? वेरी फ्रेंडली या क्लोज, बहुत ही दोस्ती पूर्वक, मतलब दोस्ताना व्यवहार वाला या बहुत जो नजदीक होता है।
थिक एज थीप्स, ठीक। नेवर हेल्पिंग एनीवन कैंसिल कर दीजिए। हैविंग अ क्लोज फ्रेंड से बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए रिजोल्यूट लिखा हुआ है, एविडेंस लिखा हुआ है, हैटिली लिखा हुआ है, डिस्कशन लिखा हुआ है। तो ये हैटली जो लिखा हुआ है, जो इसकी स्पेलिंग होती है HAUGHTILY, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देखिए, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा चलिए भाई देखिए, लिखा हुआ ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ओ डियर तो सही लिखा है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ, वो भी सही लिखा है। द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल, अच्छा द ऑडियो अलग, अच्छा ओ डियर ये अलग लिखा है, ये तो सही लिखा हुआ है। फिर इन वन ऑफ द चैनल, अच्छा दोस्तों जब यहाँ पे एक चीज ये देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे वन ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा जब वन ऑफ यूज होता है तो इसका मतलब है आगे जो है जो प्लूरल होगी, या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो जो भी होगा, तो क्या होता है वो प्लूरल यूज किया जाता है। तो यहां पे जो गलती है इन वन ऑफ द चैनल्स होना चाहिए था, ठीक। चलिए 77 देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तिलक रोड थ्रो द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। अच्छा आइडेंटिटी ग्रामेटिकल एरर पूछा है। अच्छा भाई चलिए देखिए क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है तिलक रोड थ्रो द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। यहाँ पे थ्रो द रिवर मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसकी जगह पे एलोंग होता तो ज़्यादा सही रहता। तिलक रोड एलोंग द रिवर एंड टाइड हिज बोट, हाँ एलोंग होना चाहिए था। यहाँ पे थारो जो लिखा हुआ है ये गलत है, एलोंग होगा यहाँ पे। तिलक रोड एलोंग द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। परपट्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पाप करना। क्या होता है, पाप करना। यही पाप है कि जो ऐसे शब्द बनाए जाते हैं जिसको पढ़ना मुश्किल हो जाए। परपट्रेट का मतलब होता है पाप करना या पोष करना, ठीक। फिर नीचे लिखा हुआ है कमिट। कमिट का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, फंस जाना या प्रतिबद्ध हो जाना। फिर परफॉर्म का मतलब होता है निष्पादन या जो है प्रदर्शन। फिर एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादित करना या तामीन करना। फिर प्रिवेंट लिखा है, इसका मतलब होता है रोकना, रोकें या प्रतिबंध करना, ठीक। तो अब यहां पे आपके सामने क्या था, एंटोनियम पाप करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा पाप करना, तो उसका मतलब तो ना पाप करना। तो इसका मतलब जो गलत काम कर रहे हैं या पोष कर रहे हैं, जो गलत काम है उसको क्या कर रहे हैं, रोक दें। तो प्रिवेंट यहां पे जो है इसका एंटोनियम सही हो जाएगा। चलिए 79 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट अ दो सेंटेंस विद रेस्पेक्ट ऑफ टेरर एंड सिक्योरिटी। क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड दो सेंटेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टेरर एंड सिक्योरिटी। देखो विद रिस्पेक्ट ऑफ यहां पे नहीं सही होगा, विद रिस्पेक्ट टू होगा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है रिगार्ड्स। इसकी जो मीनिंग होती है क्या होती है, रिगार्ड्स होती है, या ये कह सकते हैं कि विद रेफरेंस टू। इसका मतलब यहां पे ये हो सकता है कि किसी के माध्यम से, ठीक है, रिगार्ड्स किसी के माध्यम से, ठीक है। तो द अडॉप्ट दो
स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ की जगह पे विद रिस्पेक्ट टू यानी कि रिगार्ड टेरर एंड सिक्योरिटी, तो वहां पे ये बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू की जगह पे विद रिस्पेक्ट ऑफ जो लिखा है वो गलत है, विद रिस्पेक्ट टू आना चाहिए था वहां पे। चलिए 80 नंबर देखिए, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा भाई चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखा द साइक्लोन हैज डैमेज्ड सेवरल क्रॉप्स, तो क्या हो जाएगा, सेवरल क्रॉप्स, हैज है तो हैव हो जाएगा, बीन लग जाएगा, फिर डैमेज्ड आ जाए बाय द साइक्लोन, तो देखो सेवरल क्रॉप्स हैज की जगह पे हैव आ जाएगा, हैव बीन डैमेज्ड बाय द साइक्लोन। सेकंड ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए 81 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे आर लाइंग अ न्यू फोन। अच्छा ये भी पैसिव फॉर्म में बताना है, दे आर लाइंग न्यू टेलीफोन केबल इन अवर कॉलोनी। अच्छा तो न्यू टेलीफोन केबल्स, आर है तो क्या हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा, लाइंग है तो लेड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आ जाती है फिर, तो लेड आ जाएगा, इन अवर कॉलोनी। तो कौन सा मिला इसमें, देखो न्यू टेलीफोन केबल्स बिल्कुल सही है, आर बीइंग यहाँ पे भी सही है, लेड लाइंग का लेड हो जाएगा, इन अवर कॉलोनी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 81 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 82 की तरफ चलते हैं। एट्टी टू क्या है, वन हु इज डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर इज कॉल्ड। अच्छा भाई इसको क्या कहते हैं, डिलीटेनेट एस्थेट मैस्ट्रो कौनसी से कोनोयो स्क्योर। अरे यार इतने टफ वर्ड दे देते हैं। अगर इंग्लिश को मैंने तो भाई रट के काम चला लिया था अपना, ठीक है मैंने तो रट के काम चला लिया था, बट भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मुझे उच्चारण नहीं समझ में आते, जहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आता, मैं तो वहाँ पे सीधे डायरेक्ट स्पेलिंग याद कर लेता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेवलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, डिलीटेनेट कहते हैं। ठीक, हमने तो ये याद कर रखा था, बाकी याद क्या कर रखा था सच्ची बताऊं तो मुझे इसकी मीनिंग आज तक नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। बस ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका था, सीजीएल में प्रीवियस ईयर में दे रखा था, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका था, हर साल लगभग आ ही जाता था, तो मैंने इसको रट लिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इज सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा चलिए भाई लिखा हुआ है, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू अ मैटर, लुक्ड इनटू अ मैटर टू फ्यूल इमिशंस एंड फेयर पोल्यूशन। अच्छा, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू द मैटर टू फ्यूल इमिशंस एंड एयर पोल्यूशन, तो ये तो पीछे की बात हो रही, तो द मिनिस्टर लुक्ड होना, प्रॉमिस्ड होना चाहिए था टू लुक इनटू द मैटर, तो लुक इनटू सही था, लेकिन लुक्ड इनटू की तो फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, तो द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है देखभाल करना होता है शायद, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू। चलिए फिर 84 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, सी वाज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। अच्छा ग्रामेटिकल एरर बताना है, सी वाज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर, अरे यार एविडेंसेस कहाँ हो जाएगा, एविडेंस तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को तो हम लोग वैसे भी उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो तो प्लूरल सिंगुलर दोनों में काउंट हो सकता है, तो वो इसीलिए अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, एविडेंस वाला ऑप्शन, यानी कि ये थर्ड वाला, सफिशियंट एविडेंसेस नहीं होगा, सफिशियंट एविडेंस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। चलिए 85 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर वाज अ सेरेमोनियल वेलकम, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एक्सटेंडेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, इनिशिएटेड हो जाएगा या इनवाइटेड। द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सटेंडेड अ सेरेमोनियल वेलकम, उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। चलिए फिर ये यहाँ पे खाली जगह है, कुछ मिसप्रिंट भी लिखा हुआ है तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए वैसे हम आपको हमेशा यही बताते हैं कि आप लोग एक बार इसको पढ़ लिया करें, जैसे रिवर अराउंड द वर्ल्ड आर विद डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स टू द रिसेंट स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम, फिर आगे क्या लिखा है वो थोड़ा सा पेज की वजह से या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसप्रिंट था। सेफ्टी लेवल्स बाय 300 टाइम्स रीचेस researchers looked to several used antibiotics in river flowing 72 countries। देखो तो अब हम लोग इसको करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ तो मिस स्पेल है, वो तो चलिए छोड़िए, वो तो बाद की बात आ जाएगी। चलिए तो रिवर अराउंड द वर्ल्ड आर विद डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो यहाँ पे लिखा है फ्यूल्ड, कंटामिनेटेड, इन्फेक्टेड या टेंड। तो रिवर अराउंड द वर्ल्ड आर कंटामिनेटेड विद डेंजरस लेवल, देखो इसका मतलब होता है पोल्यूटेड होता है, ठीक है, पोल्यूटेड होता है। कंटामिनेटेड जो होता है इसका मतलब होता है पोल्यूटेड। तो रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड यानी कि संसार में जितनी भी नदियां हैं वो लगभग क्या हैं, पोल्यूटेड हैं, डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से पोल्यूटेड हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स टू द रिसेंट स्टडी, किसकी रिसेंट स्टडी से, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, कंसिस्टेंट, कंफर्मिंग या रिपोर्टेड, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। रिसेंट स्टडी, जो रिसेंट स्टडी थी उसके अनुसार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, आगे जो भी है तो थर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सीड्स आ जाएगा, एक्सीड सेफ्टी लेवल बाय 300 टाइम्स, ठीक है। तो जो उसके जो सिक्योरिटी लेवल्स थे उसको बढ़ा के 300 टाइम्स बढ़ा दिया था। रिसर्चर्स लुक्स एट सेवरल यूज्ड एंटीबायोटिक्स, क्या हो जाएगा, बैडली, बुरी तरीके से, लाइकली, कभी कभी, या वास्तव में, कॉमनली, कभी कभी, यूजली। तो दोस्तों वो कॉमनली था कि जो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर फ्लोइंग 72, फ्लोइंग क्या हो जाएगा, फ्लोइंग तो थोरो हो जाएगा, यानी कि उसके माध्यम से, 72 कंट्रीज के माध्यम से वो बहती थी, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हम लोगों के पूरे 50 क्वेश्चंस थे, 25 जीएस, 25 इंग्लिश के, इसको देखिए हम लोगों ने फिर से कंप्लीट कर लिया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको मैं बता दूं कि जो मॉडरेट लेवल के प्रैक्टिस सेट है लगभग आपको पेपर भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए इस चीज को आप लाइटली मत लीजिए कि आप इसको पूरा नहीं देखते हैं। मैंने देखा है कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोग इसका रिप्लाई आंसर में कमेंट में करते ही नहीं है। कुछ बच्चे, एक या दो बच्चा ऐसा आता है जो क्वेश्चन पूछो उसका रिप्लाई कर देता है, बाकी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग मुझे इतना बताइए क्या कमेंट करने का पैसा पड़ता है या सब्सक्राइब करने का पैसा पड़ता है? आप लोग वो भी नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन बीच में पूछता हूं तो आप उसका आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि देखिए कई बार मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं यही पेपर में डायरेक्टली ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे ये पेपर मुझे क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आप उसका रिप्लाई मुझे करने की कोशिश जरूर करें। और बाकी दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और जो भी लोग देखिए 96% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।